जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आप सभी बोंकियों को भी स्वागत है इस सेशन में। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4, जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। और उसका कुछ अनुच्छेद जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रावधान अभी अनुच्छेद कर रहे हैं। उसके और भी बहुत सारे प्रावधानों को हम लोगों को पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद पढ़ना ही नीति निर्देशक तत्व नहीं है। एक ऐसा सेशन लेकर के आएंगे जिसमें आप लोगों को उसका जो है शाब्दिक अर्थ बताया जाएगा। कल्याण क्या होता है, नीति क्या होता है और लोक नीति क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पूरा निचोड़ बताया जाएगा। अभी जो है अनुच्छेद पढ़ाया जा रहा है, तो अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे बालिके? अच्छा, एक बात बताइए तो, ये ये जो नीति निर्देशक तत्व है किस भाग में संविधान के? नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में। अच्छा, भाग तो 4 में है, लेकिन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51। कोई दिक्कत? अच्छा, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से। कोई दिक्कत? हम ये भी बात बताए थे कि यह जो है न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार के समकक्ष ही समझा जाता है। समझ में आया कि नहीं? अनुच्छेद हम जो है 36 बताए थे, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और वही राज्य की परिभाषा दी गई है जो कौन सा अनुच्छेद में है? हाँ, यहाँ देखिए, जो अनुच्छेद 12 में दिया गया वही राज्य का परिभाषा कहाँ दिया गया है? 36 में। और नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई, ध्यान पूर्वक सुनिए। नीति निर्देशक तत्व की क्या की गई है? व्याख्या। पहला बात तो कहा वहां? आर्टिकल 36। और देखिए, राज्य की परिभाषा वही दी गई है जो अनुच्छेद कितना में है? 12 में। जो अनुच्छेद 12, तो ये दो बात कहाँ लिखा हुआ है? 36 में। अब देखिए, 37 में दिया गया है ना कि यह उपबंध जो है न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है। 37 में तो यही बात लिखा गया है, या नहीं है? उपबंध किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। होंगे? कोई दिक्कत? ये पहला ही 36 के बाद 37 में ये बात बोला है। अब यहां से इसका खेला स्टार्ट होता है। समझ में आए कि ना? और यह देखिए, 37 में यह भी बात बताया गया है कि यह सिर्फ यह तत्व जो है राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का क्या होगा? कर्तव्य। तो इतना तो बात याद रहेगा ना। न्याय योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व, यह बात कहाँ है लिखा हुआ? या चुनौती इसके लिए नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व को मतलब व्याख्या किया गया है 36। कोई दिक्कत? अब देखिए, 36 37 हो गया। 38 में यह बताए थे कि यहाँ जो है लोक कल्याण की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का क्या करना है? निर्माण। तो इसमें 38 को एक ही शब्द से जोड़ करके याद रखना है, लोक कल्याण। किससे? लोक कल्याण। किससे जोड़ करके रखना है? लोक कल्याण। मतलब सरकार वैसा ही नीति बनाएगी जिसमें लोगों के क्या हो सके? कल्याण। उसमें बोल रहा है कि उसमें जनता को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीति बनाया जाना चाहिए, उसके अभिवृद्धि के लिए नीति बनाया जाना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे ऐसा नीति हो। ऐसा ना हो नीति की जो सामाजिक व्यवस्था को ही क्या कर दे? भंग कर दे। अब बात करते रहिएगा तो समझ में आएगा। आर्टिकल 38 को क्या बोले हैं? कौन से शब्द से याद रखने के लिए? किससे? लोक कल्याण। आज 37 को किससे? चुनौती नहीं दिया। किसी भी न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व को चुनौती नहीं दिया जाए। आज 36 में राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या। कोई दिक्कत?
अब 39 में देखिए, 39 को याद रखने का सबसे मतलब अच्छा तरीका क्या है, इसमें आय की असमानता को दूर करने की बात की गई है, और कुछ और अवसर की असमानता को क्या करना है, समाप्त करना है। समझ में आया कि नहीं? यदि यहाँ देखिए, प्रतिष्ठा भी मिलना चाहिए, सुविधा तथा अवसर की असमानता को क्या करना है, समाप्त। यह तीन बात याद रखना है। आय की असमानता को क्या रखना है, खत्म करना है। अरे आय की जो असमानता है लोगों के बीच में, कि किसी का आय 10 लाख, किसी का 10,000, इसकी असमानता को क्या किया जाए, कम। समझ में आया कि नहीं? या बीच के गैप जो है उसको क्या किया जाए, कम। और ये बोल रहा है कि लोगों के मध्य में प्रतिष्ठा को क्या किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तीसरा बात क्या है कि अवसर के भी असमानता जो उसको क्या करे, समा, मतलब अवसर की समानता की बात की गई है, की गई कि नहीं? अब यही बात तो आर्टिकल 16 में भी लिखा हुआ है कि नहीं, कि सभी को अवसर की समानता का क्या है, मौलिक अधिकार। समझ में है कि समान रूप से सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ किस किस में असमानता, 39 को याद रखना है कि असमानता दूर करना है। 39 का लक्ष्य क्या है, असमानता को दूर। कौन कौन सा असमानता, आय, प्रतिष्ठा, अवसर, आय प्रतिष्ठा अवसर, आय प्रतिष्ठा अवसर, आय प्रतिष्ठा अवसर की असमानता को क्या करना है, समाप्त। कोई दिक्कत किस में, आ 38 में, 38 में लोक कल्याण की बात की गई। कैसी बात, लोक कल्याण की बात। अब देखिए 39A में कह रहा है कि आजीविका प्राप्त हो, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाए। कौन, राज्य। कौन, राज्य। 39 के पहले क्या चाहिए, आजीविका। आजीविका चलाने के लिए क्या चाहिए, साधन। आजीविका चलाने के लिए साधन। और यह कर्तव्य किसका उपलब्ध करवाना, सर। कैलेंडर खत्म हो गया, यह आजीविका का एक साधन है, उसको उपलब्ध करवाना किसका कर्तव्य है, सरकार। अब इधर देखिए 39B में क्या है कि संसाधन का वितरण समान रूप से, संसाधन का वितरण समान रूप या नियंत्रण सामूहिक हित का हो। कैसा हो, सामूहिक हित का। कोई दिक्कत, या ये भी याद रख सकते हैं कि संसाधन का वितरण क्या हो, समान रूप से। पहले आजीविका चलाने का साधन उपलब्ध कराए, तो 39A खाली साधन उपलब्ध कराए आजीविका का, और 39B संसाधन में समान वितरण, संसाधन में समान वितरण। कोई दिक्कत। अब यहां देखिए 39C क्या कहता है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन तथा धन का हितकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब 39 में सी, और सी से संकेंद्रण, सी से क्या हो जाएगा, ऐसे सी से आ रहा है ना ऐसे लय में, तो सी से क्या होगा, संकेंद्रण। कोई दिक्कत। तो बताओ तो 38 में क्या है, लोक कल्याण क्या है। 39 में सिर्फ क्या है, देखो आय, प्रतिष्ठा और अवसर में क्या करना, असमानता को दूर करना। समझ में है कि नहीं? अब इसके बाद 39A में आ जाओ, क्या है, आजीविका का बात किया गया है। आजीविका का साधन उपलब्ध कौन कराएगा, सरकार, राज्य। समझ में है कि नहीं? अच्छा 39 के बी में क्या है, हाँ, संसाधन पर कैसा नियंत्रण, सामूहिक नियंत्रण। कैसा, सामूहिक नियंत्रण होगा कि नहीं होगा। और वितरण भी क्या होना चाहिए, समान रूप से। अब बताओ तो 39 के सी में क्या है, हाँ, धन के संकेंद्रण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। संकेंद्रण को क्या करना है, बढ़ा, देखो बोल रही है कि बढ़ावा देना है, अरे तेरी की, धन के संकेंद्रण को रोकना है, बढ़ावा देगी बेटेबे न करेगा। धन के संकेंद्रण को क्या करना है, रोकना है। कोई दिक्कत, ये पूरा का पूरा याद हो गया। अच्छा तो बताओ तो 37 में क्या है, DPSP न्यायपूर्ण नहीं है, मतलब न्यायालय में इसे चुनौती।
चुनौती नहीं दे सकते। 36 में क्या है, डीपीएसपी का व्याख्या और राज्य की परिभाषा, और वही जो अनुच्छेद 12 में। तो ये पूरा का पूरा याद हो गया। ई सारा का सारा कई बार पूछले है ई, समझ में आया कि नहीं। सब आर्टिकल तो पूछेगा तो मिजाज ठंडा कर देगा। वैसे धन का संकेंद्रण दिया कि किस आर्टिकल में है, तो कभी भी ना 39 दिया होगा ऑप्शन में तो मार लेना है, 39 एबीसी नहीं दिया होगा, सिर्फ 39 दिया होगा तो मार देना, ठीक है। क्योंकि सब आर्टिकल वनडे एग्जाम में बहुत कम पूछता है। समझ में आया कि नहीं आया। 39 के डी में क्या है, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ है कि कामगारों के सुरक्षा व्यवस्था बनाएगा कौन, ई। कामगारों का क्या बनाएगा, यहाँ देखिए, कामगारों एवं बच्चों को स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए व्यवस्था कौन बनाएगा, राज्य। कि उसका शक्ति का दुरुपयोग नहीं, हम मजदूर है का मतलब क्या है, दारू ढोइएगा का बम फेंकवाइएगा, नहीं ना तो ये बात बोला है, दूर करना इसको। ई और एक और है लास्ट एफ। एफ में क्या है कि गरिमामय वातावरण का विकास करना किसका काम है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात इसमें यह है कि याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था कि नहीं। 39 ABCDEF करके दे देगा तो कौन 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, 39 का एफ। इसमें क्या है देखिए, स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण, स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण और स्वास्थ्य विकास अवसर और सुविधा दी जाए। और देखो दो चीज से इसको याद रखना है एफ को, एक तो स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण और दूसरा नैतिक और आर्थिक शोषण से क्या किया जाएगा, रक्षा। इस सबसे ज्यादा बार पूछे हुए हैं कि किसमें बच्चों को राज्य का यह कर्तव्य होगा कि बच्चों को उसके नैतिक और आर्थिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करे, यह राज्य का कर्तव्य है। किस आर्टिकल में, तो 39 एफ, 39 एफ। कामगारों के लिए सुरक्षा 39 ई, 39 ई। 39 डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। सी के लिए धन के संकेंद्रण रोकना। बी के लिए संसाधन पर सामूहिक नियंत्रण। और ए के लिए आजीविका का साधन। 37 के लिए डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है। समझ में आ गया। 36 याद हो गया, जाकर रिवीजन करेंगे तब याद होगा। देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ चलिए, अच्छा ये में नहीं है, कामगारों के भागीदारी के लिए है। ये तो पढ़ाए हैं खैर। हाँ ई वाला बात आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्योंकि 39 तो आर्टिकल क्या हो गया, खत्म। समझ में आया कि नहीं। खैर वहाँ बड़ा वाला ABCD लिखे हुए था, वहाँ बड़ा वाला था क्या, अरे वहाँ बड़ा वाला ABCD था जहाँ हम पढ़ा रहे थे आर्टिकल। तो नहीं, छोटा वाला यहाँ होना चाहिए, यहाँ सब जगह छोटा वाला ABCD होगा, याद रखना। ये क्या होगा, छोटा वाला ABCD। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि एक बात बताते हैं, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन एक पूछा गया है। हाँ तो अंतर जानो ने, देखो ना यहाँ क्वेश्चन पूछे हुए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये तो पूछ रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन इनमें है, नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन कितना में है, 40 में है ना।
अच्छा देखो तो, समान नागरिक संहिता कहाँ है? 44 में, अभी हम आगे पढ़ाते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण मतलब अलग रखा जाएगा, किसमें है? 50 में, ये भी सही है। और यही 39A में है कि समान न्याय एवं निशुल्क सहायता, सभी लोगों को न्याय एक समान दिया जाएगा। और पुलिस प्रशासन के द्वारा सहयोग क्या दिया जाएगा? निशुल्क, मतलब बिना पैसा के। मतलब थाना में जाएंगे हम केस करने तो पैसा हमको लगेगा? पैसा केस के लिए नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज। और तू घूस देगी तो अलग चीज है, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम ये बता रहे थे कि ये वाला ए और वो वाला अंतर है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये बड़ा है, वो छोटा होगा टोटल का टोटल। है 40 में क्या है? पंचायतों का गठन। 40 में क्या है? पंचायतों का गठन। और यह स्वशासन का गठन है, तो क्या इसको उतारा गया कि नहीं उतारा गया? संविधान में लिखा गया है, इसका उल्लेख किया गया ना। ये किनका विचारधारा था? महात्मा गांधी का। किनका? गांधीवादी विचारधारा है। कोई दिक्कत? तो महात्मा गांधी का अपना इच्छा था या उनका ऐसा मानना था कि, अब देखो आर्टिकल 41, आर्टिकल क्या? 41, इधर ध्यान से सुनो नहीं तो निकल जाएगा ऊपर से। अनुच्छेद क्या है? 41, अनुच्छेद 41। अब देखो 41, 42, 43 याद रखना है, एक के लाइन से याद हो जाएगा, ध्यान दो इधर। यह बोल रहे कि राज्य का यह कर्तव्य है कि काम, शिक्षा पाने के लिए तथा रोजगार, सॉरी बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता के लिए प्रबंधन करेगा। ये कह रहा है ना कि देखिए, यदि लोग बेरोजगार हो या बूढ़े हो या बीमार हो या निःशक्तता मतलब वह सक्षम नहीं हो, सक्षम नहीं हो, तो उनको जो है उसको साधन जो है उपलब्ध करवाएंगे। क्या क्या चीज के? तो काम का और शिक्षा। समझ में आए? काम और शिक्षा प्रबंधन करेंगे कि नहीं? अब बेरोजगार होगा तो उसको दिया जाता है मनरेगा के तहत, दिया जाता है कि नहीं? बुढ़ापे लोगों को, बूढ़ा लोगों को पेंशन दिया जाता है। बीमार लोगों को अभी कुछ एक है ना, आयुष्मान कार्ड से कुछ छूट, तो इस प्रकार का सहयोग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना। तो बताओ तो, इस प्रकार के लोगों को सहयोग के लिए सहायता, आज जानते हो इसमें एक ही वर्ड से याद रखना, लोक सहायता। तो लोक सहयोग का बात किस आर्टिकल में किया गया है? 41। किसमें? लोक सहयोग या लोक सहायता। समझ में आया कि नहीं? मतलब लोगों को सहयोग करना या सहायता करना किसका कर्तव्य है? राज्य। किसमें? काम और शिक्षा में। और किस किन लोगों को? जो बेरोजगार है, बूढ़े हैं, बीमार है, जो असक्षम है। समझ में आया कि नहीं? तो तू तो सक्षम है तो काहे ले ले राशन? तो राशन नहीं मिलता है? अब बता, तो ओकरे भी से लेना है तो नहीं मिलता होगा? सच। नहीं आ रहा। देखो गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए, ऐसा बताए थे सबको। तो
कबे से माइकवा ऑफ है का दो तो कोई बात नहीं, तो ये बात याद रहेगा ना, जो जो बोले हैं ये बात याद रहेगा। अरे ये बात याद रहेगा। ऑन है। 46 में क्या कहता है कि देखो इधर, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए क्या किया जाएगा, प्रयास। मतलब समझते हो, इसका मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, इसका मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, और अन्य दुर्लभ जाति में आ जाता है EWS और OBC, जो कमजोर है। समझ में आया कि नहीं? ई इकोनॉमी वीकर क्लास, समझ में आया कि नहीं? सेक्शन, हाँ, आर्थिक स्थिति से क्या हो, पिछड़ा। समझ में आया कि नहीं? कोई जगह नहीं, ये जनरल का भाग है। ये जनरल का ही 10% भाग है जो आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ा है। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों की बात की गई है, तो 46। 45 में शिक्षा, और 44 में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, OBC SC ST EWS किस में, 46। किस में है, 46 में। अब आ जाइए 47 में। 47 में है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों के निषेध का क्या करेगा, प्रयास। सुनो, कौन करेगा, राज्य। किसमें, आर्टिकल 47। मादक द्रव्यों को मतलब नशीले पदार्थ, मतलब नशीले पदार्थ पे क्या लगाएगा, रोक। जो लोगों के शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक, उस पे क्या करेगा, रोक। और जो हानिकारक औषधि, दवाई वाई, ड्रग्स व्रग्स भी है, इसको, इस पर भी क्या लगाएगा, रोक। लेकिन यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, राज्य के ऊपर। किसके ऊपर, राज्य के। बिहार सरकार मादक पदार्थों को बेचने देती है, नहीं। कहाँ से? तो ये प्रशासन की कमी कहो, वो अलग चीज है। समझ में? देखो, एक 1 जुलाई 2017 से 1 मई 2017 से लगभग लगभग ये लागू था। समझ में आया कि नहीं? और 2017 से आज तक सभी दिन शराब मिलता ही मिलता है बिहार में। तो बिहार में शराब मिलता है तो इसमें सरकार की कमी है। समझ में आया कि नहीं? सरकार की कमी है। इसमें समाज के लोगों का भी कमी है। समझ में आया कि नहीं? कि अपने समाज के उन लोगों को मतलब डांटने या समझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इस प्रकार के हानिकारक पदार्थों को क्या कर रहा है, बिक्री। समझ में आया कि नहीं? तो बताओ तो, हानिकारक दवाइयों और हानिकारक मादक पदार्थों पर रोक लगाने का राज्य को प्रयास करना चाहिए। कर्तव्य किस अनुच्छेद में, 47। किस में है, 47। आई महात्मा गांधी का अपना विचारधारा था। समझ में आया कि नहीं? अब देखो अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक करेगा। कृषि जो करने का ढंग है, उन लोगों को आधुनिक तरीके से क्या करेगा, सिखाएगा कि आधुनिक तरीके से कृषि कैसे किया जाता है ताकि उत्पादन बढ़े। पशुपालन जो आधुनिक तरीके से कैसे किया जाता है। समझ में है कि नहीं? ये पारंपरिक तरीका के खेती छोड़ करके और आधुनिक तरीके के क्या करे, खेती जिसमें मशीनरी का उपयोग हो। समझ में है कि नहीं? अब पूरा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। दुधारू पशुओं के वध पर क्या लगाएगा, रोक। दुधारू पशुओं को वध पर क्या लगाएगा, रोक। कोई देखिए, मतलब जो दूध देने वाली पशु है उस पर क्या लगाएगा, रोक। समझ में आया कि नहीं? ये किसका कर्तव्य है? ए बौकी, वध पर रोक लगाएगा तू, साहब बौकी ये है। तो वध ने सुनाई दे रहा है। हाँ नहीं, दुधारू पशु को नहीं मार सकते। यह इस पे कौन लगा सकता है रोक, राज्य। तो इसमें 3 बातों को चर्चा किया गया। 48 में देख लो इधर, 48 में कृषि पशुपालन दुधारू पशुओं पर, समझ में, दुधारू पशुओं के वध पर रोक। कोई दिक्कत? 47 में क्या है,
हानिकारक औषधियों पर भी रोक कौन लगाएगा? राज्य। 48 में क्या? आधुनिक तरीके से कृषि का बढ़ावा देगा, पशुपालन का बढ़ावा देगा, लेकिन दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। कोई दिक्कत? जरूरी भी है। 48 कम है। इसे भी 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। ये 48 के क एक आगे कि राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार करने, वन एवं वन जीव की रक्षा करने का क्या करेगा? प्रयास। क्या कहते? देखिए पशु उशु के लिए, कृषि उषि के लिए तो बनाइए दिया गया। अब देखिए सुनिए, वन जीव मतलब जंगल, जंगल में रहने वाले जीव और पर्यावरण, इन सभी चीजों का सुरक्षा का कर्तव्य बनता है राज्य को। समझ में आए कि नहीं? और स्थानीय सरकार, स्थानीय लोगों के साथ मिल करके और इस सुरक्षा को कायम करने का क्या करना चाहिए? प्रयास। किसको? राज्य को। ये कहाँ है? 48 के क। 48 के क। सिर्फ 48 में क्या है? कृषि पशुपालन को, और उसमें वैज्ञानिक वैज्ञानिक तकनीक से कृषि करने का क्या दिया गया है? सलाह, ताकि बढ़ावा मिले। समझ में आया? लेकिन यहाँ क्या चीज के? वन एवं वन जीव के संरक्षण, किस में? 48 का। और देखो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 कितना बताए हैं हम कि किसको किसको जोड़ा गया? एक तो 39F को जोड़ा गया था है, और 43 क, 43 क, 48 क। कौन? 48 क। कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें कर्मचारियों के बारे में बात है, इसमें कुछ है? बता दो तो जानिए जाओ। बच्चों, अरे बच्चों के जो है सुरक्षा रक्षा का कर्तव्य किसके पास है? समझ में आया? शोषण से, शोषण से क्या करना है? कैसे शोषण? नैतिक और आर्थिक, नैतिक और आर्थिक शोषण से सुरक्षा देना है। इधर देखो, यहाँ 49 में क्या बताया गया? 49 में कहा गया है कि जो राज्य के ऐतिहासिक महत्व का चीज हो, ऐतिहासिक मतलब जिसका अपना इतिहास रहा हो, समझ में, जो हमारे लिए या हमारे बीते हुए जो समय है उसमें जो महत्वपूर्ण चीज रहा उसको क्या करे? सुरक्षा प्रदान कर। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की क्या करेगा? रक्षा। राष्ट्रीय स्मारकों की चीजों का रक्षा। पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों का क्या करेगा? रक्षा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा कौन करेगा? हाँ, इमारत, मूर्ति, स्टेचू, जो भी। समझ में? किसका काम करे? राज्य का काम है। किसका काम है? राज्य। सुरक्षा केकरा से करेगा? जनता को सिखाना चाहिए, है कि ना? अच्छा, एक बाद ही है मौलिक कर्तव्य। इसके बाद क्या है? मौलिक कर्तव्य। अच्छा देखिए, 50 में तो बताए हैं कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करेगा? पृथक, मतलब न्यायपालिका क्या कार्यपालिका से अलग रहेगा, अलग अलग काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? ये आर्टिकल किस में कहता है? 50। आर्टिकल किस में? 50। आर्टिकल किस में? 50। कोई दिक्कत? 51 कहता है कि हमारे देश का जो है विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखो ये आर्टिकल 51 कहता है, ध्यान से सुन लेना, कि हमारे देश का यह नीति है, विदेश नीति, कि पहले हम शांति का क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, और शांति ना होने की स्थिति में युद्ध है। समझ में आया कि नहीं? बोल रहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, राज्यों के मध्य न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा,
मान लो कि दो दो को राज्य है, मान लो कि बिहार केंद्र दोनों तो राज्य के रूप में है, समझ, और भी संस्था, ये एक दूसरे से न्याय संगत समान मतलब संबंध बना करके क्या करेगा, रखेगा। समझ में, अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का काम, जो भी राष्ट्रीय संधि हो, समझौता हुआ हो किसी देश के साथ, तो उसको मतलब ठीक ढंग से निभाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अंतर राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का क्या करेगा, प्रयास। मतलब अंतरराष्ट्रीय जो भी विवाद हो किसी देश के साथ भारत का, तो वह क्या है, निपटाने का क्या करेगा, प्रयास, समझौता के द्वारा, युद्ध नहीं करे। और इसके बाद जब ये सारा टल जाएगा तो क्या करना पड़ता, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना भारत की विदेश नीति है, तो यह बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 51, न्यायपालिका से कार्यपालिका, कोई दिक्कत। 48 में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा सुरक्षा, किस में है, किसमें, 49 में। अब इधर देखो, 48 में क्या है, पर्यावरण को सुरक्षा, वन्य एवं वन्य जीव की सुरक्षा, यह कब जोड़ा गया था, 48 के क, कौन सा, 48 के क। और सिर्फ 48 में क्या है, पशुपालन कृषि, समझ में आया कि नहीं। और 47 में क्या है, हाँ, 46 में क्या है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, समझ में आया। इधर देखो 46, 45 में क्या है, निःशुल्क शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चों, देखना कहीं कहीं 0 से 6 वर्ष लिखता है, नहीं 6 वर्ष लिखता है, मतलब गर्भ में है तब से लेकर के 6 वर्ष, गर्भ में है तब से लेकर के 6 वर्ष, कोई दिक्कत। अब वो कब जोड़ा गया था, सुधार किया गया था इसमें। 44 में समान नागरिक संहिता, तो पूरा का पूरा नीति निर्देशक तत्व समाप्त, कोई दिक्कत। अब कल जो है हम लोग पढ़ेंगे इसको 3 भागों में, गांधीवादी विचारधारा में किस किस प्रकार से तोड़ा गया है इसके बारे में। और कल आर्टिकल यदि यहाँ लोल पे नहीं हुआ तो छोड़ दिया जाएगा, समझ में आया कि नहीं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।